इंडिया और इंग्लैंड के बीच चल रही टेस्ट मैचेस की सीरीज जो कि फिलहाल 1-1 से बराबरी पर आ चुकी है एजबेस्टर में इंडियन टीम के शानदार जीत के बाद। लेकिन यहां पर जो तीसरा टेस्ट मैच इन्हीं दोनों टीमों के बीच में एक बार फिर से 10 जुलाई को लॉर्ड्स लंदन के उस मैदान पर खेला जाएगा, जहां के पिच के बारे में अगर हम बात करें तो इन्फॉर्मेशन बहुत ही यूनिक होती है, जिसको लेकर के चलना बहुत जरूरी होता है। चूंकि लॉर्ड्स के मैदान पर फिलहाल आज के इस मैच के लिए जो पिच यहाँ पर बनाई जा रही है उसकी पिक्चर यहाँ पर आ चुकी है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिस पर आपको थोड़ी बहुत ग्रीनरी भी दिखाई पड़ेगी। हालांकि ये एक दिन पहले, मैच के स्टार्ट होने के करीब एक दिन पहले की पिक्चर है, तो हो सकता है कि ग्रीनरी थोड़ी सी और कम की जाए। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें लॉर्ड्स के मैदान पर, जहां पर होता ही है तेज गेंदबाजों के लिए मदद, उसमें पिच के ऊपर जो ये ग्रीनरी है ना, उसका उतना बड़ा रोल नहीं होता जितना बड़ा रोल यहाँ की ग्राउंड की अगर हम बात करें स्ट्रक्चर का होता है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो लॉर्ड्स का मैदान है ना, ये अपने स्लोप के लिए काफी हद तक फेमस है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर ये जो पिच की पिक्चर आपको अगर थोड़ी सी दिखाई पड़ रही हो, तो अगर आप देखेंगे ना, तो जहां पर इस तरफ से लेकर के अगर आप इस तरफ जाएं, यानी कि ये जो पिच है, अगर सामने की तरफ से कोई बैटर बैटिंग कर रहा है तो उसकी ऑफ साइड से लेग साइड की तरफ अगर आप जाएंगे, मतलब कवर से लेकर के अगर आप जाएंगे मिड विकेट की तरफ, तो थोड़ा सा गेंद जो होती है, जो मैदान पूरी है पूरी तरह से ऐसे टिल्ट होती है। और उसको अगर आप देखेंगे जो स्लोप यहाँ पर बनता है वो करीब 8 फीट का, यानी 2.5 मीटर का स्लोप बनता है। मतलब ये एक लेवल में अगर हम बात करें तो मैदान बना नहीं है, और एक्चुअली यहाँ पर थोड़ी सी ढलान होती है। और ये जो ढलान होती है, अगर आप आकर के बॉलिंग करेंगे इस पिच के ऊपर, जैसे अगर आप देखें यही पिच अगर है, और अगर आप देखेंगे ना, अगर यहाँ पर बैटर खड़ा होकर के बैटिंग कर रहा है और अगर सामने पवेलियन एंड से बॉलिंग हो रही है, तो उसके मिड विकेट के एरिया से लेकर के मिड विकेट का एरिया ऊंचा होगा। और जब इधर अगर आप इस तरफ जाएंगे क्रॉस द पिच, तो जो मैदान है वो पूरी ढलान यहाँ पर इस तरफ बनी रहती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई सामने की तरफ से बॉलिंग करेगा, बल्लेबाज यहाँ पर खड़ा है मिड विकेट की तरफ, उसकी तरफ अगर हम बात करें तो जो स्लोप है वो ऊंचा है, वो भी 2.5 मीटर तक ऊंचा है। अगर ग्राउंड के उस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो होता क्या है कि जब गेंदबाज इधर से बॉलिंग करेगा ना, तो अगर ढलान इस तरफ है तो यहाँ पर आउट स्विंग, उसको नेचुरल आउट स्विंग मिलती है ढलान की वजह से। और अगर उस साइड से बॉलर बॉलिंग करेगा और यहां पर बल्लेबाज खड़ा है, तो गेंद अच्छी खासी अंदर आती है वहां पर ढलान की वजह से। और इसी वजह से इस मैदान पर घास चाहे कितनी भी छोड़ी गई हो पिच के ऊपर, वो उतना मैटर नहीं करता। लेकिन इन स्विंग और आउट स्विंग तो यहां पर तेज गेंदबाजों को मिलता ही मिलता है। और उसमें खास करके जो गेंद, यानी गेंदबाज गेंद को सीम के ऊपर लैंड कराना अच्छा खासा जानता है। जैसे कि आपने पिछले वाले मैच में देखा है कि कौन कौन से बॉलर इंडियन टीम में, जैसे तो आकाशदीप हो गए, साथ ही साथ मोहम्मद सिराज भी होगा, और इवन प्रसिद्ध कृष्णा भी। और अगर इंग्लैंड की तरफ से बात करें तो उनके खास करके क्रिस वोक्स जैसे बॉलर जिस मैदान पर बहुत ज्यादा कामयाब रहे हैं। इवन आपने पास्ट में देखा होगा भुवनेश्वर कुमार ने यहाँ पर कमाल की बॉलिंग कर रखी है, ईशांत शर्मा ने यहाँ पर काफी सफलता निकाली है। तो काफी हद तक यहाँ का जो स्लोप होता है वो बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी बॉलिंग टीम के लिए। वहां पर अगर कोई कैपेबल बॉलर है जो अनुभवी है खास करके, तो स्लोप का फायदा उठाता है और बल्लेबाजों को परेशानी यहाँ पर होती है। और बल्लेबाज वही यहाँ पर चल पाते हैं जिनको अच्छा खासा क्रिकेट का एक्सपीरियंस होता है। तो निश्चित तौर पर वो मिडिल स्टंप पर ले लेंगे गार्ड और उसके बाद उसको टैकल करने की कोशिश करेंगे स्लोप को। और इसके साथ साथ अगर आप पिछले 4 मैचेस का रिजल्ट देखें इस मैदान पर, जो टेस्ट मैचेस खेले गए हैं, तो जो सबसे लास्ट टेस्ट मैच यहाँ पर खेला गया था 2025 में ही 11 से 14 जून के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, उसमें देखेंगे तो 212 के स्कोर पर। और आपको याद होती है जो मैच है ना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच, जिसमें आप साउथ अफ्रीका ने मैच को जीता था 5 विकेट के अंतर से, और ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था स्कोर को चेज करते हुए, जहां पर 282 रन 5 विकेट पर बनाए थे आखिरी इनिंग के अंदर साउथ अफ्रीकन टीम ने। और उसके पहले वाले मैच में इंग्लैंड की टीम ने श्रीलंका को हराया था, और निश्चित तौर पर श्रीलंका टीम काफी हद तक कंपैरेटिवली कमजोर थी भी, उनके पास तेज गेंदबाजी उतनी बेहतर थी नहीं। और फिर यहाँ पर इस मैच में आकर के देखेंगे तो इंग्लैंड की टीम ने वेस्ट इंडीज जैसी टीम को, जिनकी बॉलिंग तो तगड़ी होती है लेकिन बैटिंग उसके ऊपर आप ज्यादा भरोसा कर नहीं सकते, उनको हराया था पारी और 114 रन के अंतर से। और इस वाले टेस्ट मैच में देखें जहां पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने तगड़ी बैटिंग करी, पहले इनिंग में 416 रन बनाए, ऑल आउट हो गई। उसके जवाब में इंग्लैंड की टीम तो 325 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। फिर उसके जवाब में ऑस्ट्रेलियन टीम 279 रन बनाने में कामयाब रही और 10 विकेट इन्होंने गंवाए। और उसके अलावा ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया ने उस मैच को जीता। लेकिन एक बात जो क्लियर है, ये बात कि यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी या सेकंड बैटिंग करेगी तो उसको उतना फायदा होगा। एक्चुअली टॉस के बाद यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्योंकि वेदर फोरकास्ट जो आया है इस मैच के लिए वो यही बताता है कि बारिश की संभावना तो लगभग ना के बराबर है। हियर एंड देयर थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं मैदान के ऊपर। सब कुछ डिपेंड करेगा, जो पिच की पिक्चर आपको मैंने पीछे दिखाई, क्या उतनी ही ग्रीनरी छोड़ी जाती है, तब तो कोई भी टीम टॉस जीतेगी तो सीधे फील्डिंग ही करने जाएगी। एक तो स्लोप का फायदा, साथ ही साथ ग्रीनरी का फायदा। वरना अगर उसी तरह से फ्लैट बैटिंग पिच देती है इंग्लैंड की जो ग्राउंड स्टाफ है वो लोग, तो निश्चित तौर पर जैसा कि आपने देखा है कि जो भी टीम टॉस जीत रही है, हालांकि उसके बावजूद पहले फील्डिंग ही इंडिया को करना
पहले बैटिंग ही इंडियन टीम को कराया गया है इंग्लैंड के द्वारा पिछले वाले मैच में भी। तो सब कुछ डिपेंड करेगा कि कैसी पिच आखिरी दिन तक जाकर के छोड़ी जाएगी। बाकी यहाँ पर अगर आप देखें ना तो स्पिनर्स का कोई खास रोल होता है नहीं। पिछले 4 टेस्ट मैच में स्पिन को केवल 15 विकेटें मिली हैं और उसमें पेस को मिली हैं 129 विकेटें। और ग्रेजुअली जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मैच के अंदर विकेटों की संख्या थोड़ी सी कम होती चली जाती है 4th इनिंग में। तो निश्चित तौर पर यहाँ की पिचेस होती भी वैसी हैं कि पहली दिन थोड़ी सी बैटिंग करना ट्रेडिशनली जो पिचेस होती थी, फिलहाल इस सीरीज में तो अलग ही देखने को मिल रहा है कि पहली इनिंग में काफी हद तक तेज गेंदबाजों को मदद, और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा बैटिंग के लिए कंडीशंस और बेहतर होती चली जाएंगी। इंडियन पिचेस की तरह नहीं कि वहां पर सेकंड इनिंग में या 4th इनिंग में जाकर के स्पिनर्स को मदद मिले, ऐसा यहां पर नहीं होता। तो जो भी पिच के बारे में फाइनल अपडेट होगा, वेदर फोरकास्ट होगा टॉस के बाद का, वो आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा और उसकी बेसिस पर जो फाइनल टीम बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर आपको मैं दे दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो फाइनल टीम और बाकी सारे अपडेट्स के लिए जाकर के ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक को क्लिक करके और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके। फिलहाल आइए देखते हैं क्या प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर फिलहाल आज के इस मैच में हो सकती है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम जो पहले और दूसरे टेस्ट मैच में 48 घंटे पहले प्लेइंग 11 अनाउंस कर रही थी। इस टेस्ट मैच में अभी मैं इस वीडियो को जब बना रहा हूं तो इस मैच के स्टार्ट होने में करीब करीब अगर आप बात करें तो 30 घंटे बाकी हैं, लेकिन प्लेइंग 11 अभी तक इन्होंने अनाउंस नहीं किया है और मुझे लगता भी है कि शायद 24 घंटे रह जाएं या 20 घंटे रह जाएं तब शायद ये लोग अनाउंस करें। लेकिन फिलहाल जो प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 है उसमें एक चेंज होता दिखाई पड़ रहा है कि जोफ्रा आर्चर आपको प्लेइंग 11 में साथ आते दिखाई पड़े ब्राइडन कार्ड्स की जगह पर। ब्राइडन कार्ड्स पिछले वाले मैच 100% फिट नहीं थे, एज ए बॉलर दिखाई भी पड़ रहा था, परफॉर्म भी नहीं कर पाए थे। हालांकि क्रिस वोक्स की भी परफॉर्मेंस अभी तक क्वेश्चनेबल रही है सीरीज में, लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि वो बैटिंग को भी एक अच्छा खासा स्टेपनी के तौर पर एक मदद देते हैं और साथ ही साथ इस पिच पर खास करके लॉर्ड्स के इस मैदान पर स्लोप का अच्छा फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर इनका रिकॉर्ड भी धमाकेदार है, तो मुझे लगता है कि ये खेलेंगे। बाकी बैटिंग ऑर्डर तो इनका काफी हद तक अच्छा रहा है, वो उसी तरह से रहेगा। बाकी शोएब बशीर और जोश टंग खास करके जो पहले वाले मैच में तो इन्होंने इंडियन टीम का टेल पूरा उड़ाया था और पिछले वाले टेस्ट मैच में भी इन्होंने अच्छी बॉलिंग करी थी, तो मुझे लगता है कि ये खेलेंगे। बाकी इंडियन टीम की तरफ से भी मुझे जो चेंज अभी फिलहाल दिखाई पड़ रहा है कि प्रसिद्ध कृष्णा बाहर जाएंगे और जसप्रीत बुमराह अंदर आएंगे। हो सकता है कि वाशिंगटन सुंदर हैं, नीतीश रेड्डी है, इन दोनों में से भी किसी एक को बाहर बिठाया जाए और प्रसिद्ध कृष्णा को खिला दिया जाए, यानी कि 4 तेज गेंदबाजों के साथ टीम इंडिया जाए। लेकिन वो जैसा हमने अभी तक नेचर देखा है इस फिलहाल पूरे मैनेजमेंट का, उसमें मुझे लगता है कि 3 तेज गेंदबाज मेनली खेलेंगे। बैटिंग डेप्थ यहाँ पर इंडियन टीम लेकर के जाएगी। बाकी बैटिंग ऑर्डर में तो कुछ खास दिक्कत है नहीं समझने में। हालांकि अगर आप देखें बेंच दोनों टीमों का, खास करके इंग्लैंड की टीम का, इनके पास ब्राइडन कार्ड्स तो हैं ही, जेमी ओवरटन भी है, जेकब बीथल भी है, सैम कुक भी है और गस एटकिंसन को भी इन्होंने ऐड किया स्क्वाड के अंदर। तो हम मुझे लगता नहीं कि गस एटकिंसन आज के इस मैच में खेल पाएंगे। हो सकता है कि बाद में अगले टेस्ट मैच में जाकर के खेलें जो चौथा टेस्ट मैच होगा। बाकी इंडियन टीम का बेंच तो आप देख ही सकते हैं। साई सुदर्शन, प्रसिद्ध कृष्णा को हो सकता है कि मौका मिल जाए स्टिल, साई सुदर्शन को करुण नायर की जगह पर, प्रसिद्ध कृष्णा को किसी एक स्पिनर की जगह पर, लेकिन देखना पड़ेगा। हालांकि स्टैट्स तो हम हर एक प्लेयर के देखेंगे, चाहे वो कुलदीप हो, चाहे वो ध्रुव जुरेल हो, चाहे हर्षदीप हो। हर्षित राणा तो आपको पता ही होगा वो जा चुके हैं वापस इंडिया, वो फिलहाल अब अवेलेबल है नहीं। लेकिन आगे बढ़ते हुए अगर आप करियर देखना चाहें, टेस्ट करियर में कैसा परफॉर्मेंस रहा है ओवरऑल इंग्लैंड प्लेयर का, वो आपके सामने है। जिसमें आपको एक चीज दिखाई पड़ेगी कि जोफ्रा आर्चर जो टीम को ज्वाइन कर रहे हैं 13 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 42 विकेट ले चुके हैं और उसके साथ साथ गस एटकिंसन को स्क्वाड में शामिल किया गया है। ये 12 मैच में 55 विकेट ले चुके हैं। तो निश्चित तौर पर एक जो हवा बना हुआ है ना कि आर्चर वो कमाल की एक रिस्क प्रोवाइड कर सकते हैं इंडियन बैटिंग लाइनअप को। तो मुझे तो ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं पड़ता, आपने आईपीएल में देखा ही था। हालांकि आईपीएल अलग ही चीज है, टेस्ट क्रिकेट अलग ही चीज होती है, उसको कोई कंपैरिजन नहीं है। एक दिक्कत तो ये देते हैं, खास करके शुभमन गिल को उन्होंने बहुत परेशान किया पास्ट में, लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप आंकड़े देखें तो जैसे जैसे इनका करियर गया है आगे जोफ्रा आर्चर का, एक तो इनका फिटनेस इश्यूज भी रहे हैं, बहुत लंबे समय बाद टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, तो एक निश्चित तौर पर दिक्कत तो हो सकती है इनको। बाकी देखना पड़ेगा इंडियन बैटिंग इनको कैसे टैकल करती है। बाकी सभी प्लेयर्स का पूरा करियर आप यहाँ पर देखिएगा जरूर, जिसमें आपके सामने यहाँ पर गस एटकिंसन तो है ही, सैम कुक भी है जो कि एक ही टेस्ट मैच अभी तक खेले, 1 विकेट ले चुके हैं। बाकी ब्राइडन कार्ड्स के 5 मैच में 27 विकेट। और ध्यान रखिएगा ये जो करियर स्टैट्स है ना वो इस सीरीज के स्टार्ट होने के पहले के हैं, मतलब इस सीरीज में आने के तक क्या आंकड़े रहे थे इंग्लैंड के प्लेयर्स के टेस्ट क्रिकेट में वो तो आपने देखा। बाकी इस सीरीज में कैसी परफॉर्मेंस रही उसको अब आप यहाँ पर देखेंगे, जिसमें आपको समझ में आएगा कि कैसी परफॉर्मेंस रही है। जिसमें बेन डकेट पहले टेस्ट मैच पे दोनों इनिंग में कमाल की बैटिंग करी और उसी के दम पर अगर एक्चुअली देखें तो जीती भी इंग्लैंड की टीम पहला टेस्ट मैच। बाकी दूसरे टेस्ट मैच में कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। वहीं पर जैक क्रॉली तो अगर देखें केवल एक अच्छी पारी अभी तक इनकी आई है, वो भी अगर आप देखें तो पहले टेस्ट की सेकेंड इनिंग में 65 रन की पारी खेली थी और उसके बाद की तीनों पारियां बिल्कुल ही दिखाई ही नहीं पड़ा कि बैटिंग कर पाएंगे टेक्निकली।
बाकी ओली पॉप की भी बात करें तो केवल 1 सेंचुरी आई है, बाकी 3 इनिंग में बिल्कुल नहीं चले हैं। इसके बाद जो रूट ये इनके लिए एक समस्या रही है इस सीरीज के अंदर। पहले टेस्ट मैच में सेकंड इनिंग में तो अच्छी बैटिंग करी, लेकिन उसके अलावा ये भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं। लेकिन इनका निश्चित तौर पर नाम बहुत बड़ा है, बहुत बड़े प्लेयर है और साथ ही साथ आपको बॉलिंग भी करके देते हैं। इस वजह से काफी बढ़िया और सेफ ऑप्शन तो ये बने रहते हैं, इनको लेकर के कोई दिक्कत होती नहीं। बाकी हैरी ब्रूक का देखने को क्या मिला है कि जो दोनों टेस्ट मैचेस इन्होंने खेले उसकी पहली इनिंग में खास करके बढ़िया बैटिंग करने में कामयाबी इन्होंने निकाली है। और आपको ये तो याद होगा ही कि जो पहली इनिंग की बैटिंग रही है ना इंग्लैंड की टीम की दोनों टेस्ट मैचेस में, वो एक्चुअली उस टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग की बैटिंग रही है। तो ये भी एक ध्यान रखना पड़ेगा, जहां पर कंडीशंस बैटिंग करने के लिए सबसे बेहतर होती हैं तो वहां पर तो इन्होंने कामयाबी निकाली है। लेकिन जैसे ही जाकर के फोर्थ इनिंग में बैटिंग इनको करनी पड़ी है दोनों टेस्ट मैचेस में, तो वहां पर देखेंगे तो 23 और 0 रन की 2 पारियां रही हैं। मतलब जब कंडीशन बैटिंग के लिए सबसे बेहतर रही है तब तो ये चले हैं, लेकिन बाकी कंडीशंस में कुछ खास कमाल करते दिखाई नहीं पड़े हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर बेन स्टोक्स जो पहले टेस्ट मैच बॉलिंग भी काफी अच्छी कर रहे थे, बैटिंग तो अभी तक देखें तो दोनों ही टेस्ट मैचेस में 3 इनिंग अच्छी खेली है, लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। लेकिन पिछले टेस्ट मैच में बॉलिंग भी काफी हद तक इन्होंने काफी कम करी, उतना बेहतर परफॉर्म कर भी नहीं पाया। लेकिन जो सबसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर अभी तक निकल करके आए हैं वो है इनके विकेट कीपर बैटर जेमी स्मिथ, जिन्होंने अभी तक की चारों पारियों में 2 बार तो नॉट आउट रहे हैं, 2 बार 88 और 40 रन बना करके आउट भी हुए हैं, लेकिन कमाल की बैटिंग करी है। और एक्चुअली इंडियन टीम की बॉलिंग अटैक को काफी हद तक इन्होंने टैकल अच्छा खासा कर रखा है। बाकी क्रिस वोक्स जो पहले टेस्ट मैच में भी एज अ बॉलर कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, सेकंड टेस्ट मैच में पहली इनिंग में तो चले लेकिन सेकंड इनिंग में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। मतलब मामला वही बन पा रहा है इस पूरी की पूरे इंग्लिश टीम का कि चाहे वो इनके बैटर हों चाहे वो इनके बॉलर हों, अगर वो पिच थोड़ी बहुत मदद दे रही है उस पर्टिकुलर इनिंग के अंदर तो ही ये कुछ खास कमाल करते दिखाई पड़ रहे हैं, वरना ज्यादा इनकी बात चल नहीं पा रही। पहले टेस्ट मैच में तो जो बड़ी बड़ी पारियां आई भी थी ना उसमें काफी सारे कैचेस ड्रॉप्स भी हुए थे, तो उसका भी एक रोल रहा है। बाकी क्रिस वोक्स की बात कर चुके हैं तो जोफ्रा आर्चर जो लंबे समय बाद टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, जब गए थे खेल करके तो बहुत अच्छे फॉर्म में थे नहीं। बाकी शोएब बशीर निश्चित तौर पर विकेट निकालने में तो कामयाब रहे हैं। अगर आप देखें तो पिछले टेस्ट मैच में भी 5 विकेट है, 3 और 2 विकेट, और पहले टेस्ट मैच में भी 3 विकेटें थी, तो विकेट तो कहीं न कहीं से निकाल करके दे देते हैं, चूंकि रन्स तो बहुत खाते हैं। इनके ऊपर बैटर्स जाते भी हैं स्ट्रोक्स खेलने तो कई बार बाउंड्रीज पर कैचेस थमा करके जाते हैं। बाकी जोश टंग ने मैं तो कहूंगा कि काफी अच्छी बॉलिंग करी है, खास करके पिछले टेस्ट मैच में। पहले टेस्ट मैच पे तो उन्होंने टेल को निपटाया था काफी हद तक, और पिछले टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में 2-2 विकेटें निकाल करके ये एक ज्यादा कंसिस्टेंट बॉलर दिखाई पड़े हैं मुझे अभी तक की पूरी बॉलिंग लाइनअप के अंदर। बाकी ब्रायडन कार्स पहला टेस्ट मैच तो बढ़िया बॉलिंग करते दिखाई पड़े थे, लेकिन सेकंड टेस्ट मैच में दोनों इनिंग्स में केवल एक ही विकेट ले पाए। हालांकि बैटिंग सेकंड इनिंग में अच्छी करी थी उन्होंने, जो इंग्लैंड की सेकंड इनिंग थी यानी कि उस मैच की फोर्थ इनिंग 38 रन की पारी खेली थी, लेकिन फिट नहीं थे 100%, ये भी देखने को मिला था। बाकी देखना पड़ेगा आज क्या ये फिटनेस टेस्ट पास कर पाते हैं या नहीं और प्लेइंग 11 में खेल पाते हैं या नहीं। लेकिन अगर बाकी बेंच पर से कोई प्लेयर आता है, चाहे सबसे बड़ी संभावना जिसकी एक तो गैस एटकिंसन जिनको शामिल किया गया, या तो हो सकता है कि जोफ्रा आर्चर ही खेलें, तो जोफ्रा आर्चर के तो आंकड़े आपने देख लिए, इनके बारे में आपको पता भी है। गस एटकिंसन एक जो प्लेयर हैं ये भी जब टेस्ट मैचेस खेल करके गए थे और ये भी इंजरी से निकल करके आ रहे हैं, तो परफॉर्मेंस इनकी करियर की तो आपने पीछे देखी ही, ओवरऑल फॉर्म भी देखेंगे तो काफी बेहतर रहा था। तो एक अच्छे बॉलर जरूर है, लेकिन मुझे आज के टेस्ट मैच में खेलते दिखाई नहीं पड़ रहे। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि जोफ्रा आर्चर ही किसी की जगह पर अंदर आएंगे। अब किसकी जगह पर अंदर आएंगे, मेरे हिसाब से तो ब्रायडन कार्स की जगह पर, लेकिन हो सकता है कि क्रिस वोक्स या हो सकता है कि जोश टंग की जगह पर भी वापस आ जाए, वो देखना पड़ेगा। बाकी इंग्लैंड की टीम का क्या प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर होगा वो तो फाइनली जब अनाउंस होगा तो ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी जो फॉर्म इनका रहा है उसमें जैसा कि आपको मैंने क्लियर कट बताया कि इनके चाहे बैटर हो चाहे बॉलर हो, केवल एक खिलाड़ी जोशुआ टंग मुझे ऐसा दिखाई पड़ा है जिसको और साथ ही साथ यहाँ पर जेमी स्मिथ एक बैटर के तौर पर, जिनको कंडीशंस का कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। इन्होंने परफॉर्मेंस दी है अपनी तरफ से 100%, चाहे वो किसी भी इनिंग की बैटिंग हो किसी भी इनिंग की बॉलिंग हो। बाकी सभी प्लेयर्स चाहे वो हैरी ब्रूक ही हो, बेन डकेट ही हो, इनको मदद मिली है एक्चुअली इंडियन फील्डिंग से भी और साथ ही साथ उस कंडीशन से भी जहां पर बेहतर कंडीशंस रही है बैटिंग करने के लिए। तो हैरी ब्रूक ने एक सेंचुरी लगाई, एक 99 रन की पारी खेली, बाकी कंडीशन में चल नहीं पाए। लेकिन निश्चित तौर पर एक और बात भी क्लियर कट है कि जो रूट को आप मिस नहीं कर सकते, जिस तरीके के बड़े प्लेयर हैं, बेन स्टोक्स की जो यूटिलिटी है इनकी एज ए बैटर और एज ए बॉलर ओवरऑल, उसके बेसिस पर आप इनको भी मिस नहीं कर सकते स्मॉल लीग की टीम में। तो ये जो 4 प्लेयर हैं इनको लेकर के तो कोई डाउट है नहीं। बस 5वें प्लेयर के तौर पर आप किसके साथ जाएंगे, 6ठे प्लेयर के साथ आप किसके साथ जाएंगे, जिसमें बेन डकेट का एक ऑप्शन है, हैरी ब्रूक का ऑप्शन है, बाकी जोफ्रा आर्चर अगर खेलते हैं तो इनका तो ऑप्शन है ही, क्रिस वोक्स का भी एक बहुत ही शानदार ऑप्शन है। तो इसमें से एक्चुअली कौन से बेहतर प्लेयर होंगे जो कि हमारी टीम में आ सकते हैं, उसी को समझने के लिए हेड टू हेड और वेन्यू के आंकड़े देखें तो उसमें क्या दिखाई पड़ेगा कि इंडिया के खिलाफ खेलते हुए चाहे वो जो रूट हो, जिनके बारे में आपको मैं कह चुका हूं कि इनको मिस करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। कमाल के आंकड़े हैं, 56 का बैटिंग एवरेज है, 32 मैच में 21 विकेटें भी हैं, और साथ ही साथ बेन स्टोक्स हैं जिनके 23 मैच 1000 से ज्यादा रन है, 46 विकेटें भी हैं। तो ओवरऑल जो यूटिलिटी बनती है उसके बेसिस पर काफी बेहतर ऑप्शन हो जाते हैं। बेन डकेट जो कि एक ऑप्शन है, लेकिन 35 का ही केवल
बैटिंग एवरेज इनका इंडिया के खिलाफ, बाकी दोनों खिलाड़ियों का भी बैटिंग एवरेज केवल 2926 का है। इसके साथ साथ अगर आप बात करें जोश टंग की, जैसे मैं बात करा तो इसी सीरीज में खेलना शुरू किया इन्होंने इंडिया के खिलाफ, 2 मैच में 11 विकेटें लेकर के गए। और उसके अलावा अगर आप देखें ओवरऑल जो बाकी प्लेयर हैं, जिसमें हैरी ब्रूक का भी एक नाम है, 2 मैच में 280 रन बना चुके, 158 का हाईएस्ट स्कोर है। और इसी सीरीज के वो दोनों टेस्ट मैच के आंकड़े हैं जो आप देख पा रहे हैं। तो पहली इनिंग की बैटिंग में ही अपनी टीम की तरफ से चल पाए हैं, और क्यों चल पाए हैं ये भी आपको मैं बता चुका हूं। बाकी अगर जैसे मैंने आपको बताया ना कि जोफ्रा आर्चर खेलते तो इंडिया के खिलाफ 2 टेस्ट मैच में केवल 4 विकेट है, तो ऐसा नहीं है कि इंडियन टीम के खिलाफ ये खेले नहीं है, और खेले हैं तो बहुत ज्यादा परेशान कर चुके हैं। हालांकि शुभमन गिल को इन्होंने परेशान किया है, ये चीज हमने देखी है। इसके साथ साथ अगर आप बात करें तो वही बात कि 3 प्लेयर तो पक्के तौर पर आते हैं। जेमी स्मिथ ने जैसी बैटिंग करी है, ये भी काफी शानदार ऑप्शन बन जाते हैं, लेकिन बाकी ऑप्शंस में जो भी आपके पास अवेलेबल हैं उसमें मेरे हिसाब से सबसे सेफ यहाँ पर क्रिस वोक्स ही होंगे, क्योंकि अगर आप इनके इंडिया के खिलाफ आंकड़ा देखेंगे तो बहुत ज्यादा कमाल के नहीं है। एज ए बॉलर 11 मैच में 26 विकेट ही हैं, यानी कि 3 विकेट भी एक टेस्ट मैच में नहीं लेते, और लेकिन बल्ले से 370 रन है, जिसमें एक 137 नबात की पारी है। और ये जो 137 नबात की पारी आई है क्रिस वोक्स की इंडिया के खिलाफ ओवरऑल टेस्ट करियर में, वो 137 की पारी इसी मैदान पर आई थी, लॉर्ड्स के मैदान पर, जहां पर ओवरऑल 60 टेस्ट मैचेस खेल चुके इस मैदान पर, 340 रन बना चुके, 137 नबात का हाईएस्ट स्कोर, और वो भी इंडिया के ही खिलाफ है, और साथ ही साथ 32 विकेटें भी हैं। तो ये एक कमाल की परफॉर्मेंस ऑलरेडी दे चुके हैं इंडिया के खिलाफ इसी मैदान पर, और इसी वजह से ये फिफ्थ प्लेयर के तौर पर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से होंगे। बाकी कौन कौन से प्लेयर होंगे वो तो आपको मैंने बता ही दिया है, जिनको मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टीम में लेकर के जाइए। हाँ, ये चीज आप कर सकते हैं कि आर्चर को भी ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करने को आप किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर जोश टंग प्लेइंग इलेवन में है तो मैं इन्हीं को प्रेफर करूंगा। अगर नहीं है तो निश्चित तौर पर जोफ्रा आर्चर ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन होंगे। बाकी जेमी स्मिथ में और क्रिस वोक्स में, बेन स्टोक्स में, जो रूट में तो कोई डाउट है नहीं। एक काम और भी कर सकता है, अगर आप बेन स्टोक्स को लेकर के डाउटफुल हैं तो इनके जहां पर आप बेन डकेट को या तो हैरी ब्रूक को भी ट्राई कर सकते हैं, जिनके अगर आप वेन्यू के स्टैट देखने आए तो यहां पर भी हैरी ब्रूक कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। 4 मैच में 183 रन है, 36 का एवरेज, और मैं पूरा जो हैरी ब्रूक को देख रहा हूं, इनकी बैटिंग जहां चली है वहां पर फ्लैट कंडीशन होती है तो ही ये अभी तक चलते दिखाई पड़े हैं। जहां पर भी गेंद थोड़ी बहुत हिलती हो, चाहे वो तेज गेंदबाज की हो और चाहे वो स्पिनर की हो, बिल्कुल भी इनका बल्ला नहीं चल पाता, जो कि लॉर्ड्स के मैदान के आंकड़े भी इनके बताते हैं। और इस मैदान पर कोई चला है एक्चुअली तो अगर आप बेन डकेट के आंकड़ा देखें तो 4 मैचेस में 430 रन है, एक 182 रन का हाईएस्ट स्कोर है। ओली पोप के आंकड़े आप देख लीजिए, बहुत ही एवरेज हैं, हालांकि एक दोहरा शतक यहां पर लगा चुके हैं, बाकी इनिंग्स में नहीं चले हैं। और उसी तरह से बाकी खिलाड़ियों के आंकड़े भी आपके सामने, जहां पर जोफ्रा आर्चर भी हैं, इसी मैदान पर एक मैच में 5 विकेट ले चुके हैं, साथ ही साथ 12 मैच 25 विकेट, 843 रन इस मैदान पर है बेन स्टोक्स के भी। तो निश्चित तौर पर आंकड़े तो आपके सामने हैं, उसके बेसिस पर किसको लेकर के जाना आप तय कर सकते हैं। बाकी जो यूटिलिटी बन रही है, जैसा फॉर्म प्लेयर्स का है, जिसके खेलने की संभावना है, उसकी बेसिस पर कौन से 5 प्लेयर मैं लेकर के जाना पसंद करूंगा, वो चीज आपको मैंने यहां पर ऑलरेडी बता दिया इंग्लैंड की तरफ से खास करके। और इसको बताने के बाद एक और चीज भी अगर आप देख चल रहे, इंग्लैंड के जो बैटर्स हैं उनकी दिक्कतें क्या रही हैं किसी बॉलिंग टाइप ऑफ बॉलिंग के खिलाफ। जैसे अगर आप बेन डकेट को बात कर लें तो जसप्रीत बुमराह पर 2 बार आउट हो चुके हैं, हालांकि ओवरऑल बहुत अच्छा खेले हैं, 170 गेंदों पर 110 रन बना करके तब 2 बार आउट हुए हैं, यानी कि 55 का एवरेज है। और इस सीरीज में भी एक बार इनको आउट कर चुके हैं बुमराह, साथ साथ शार्दुल ठाकुर के भी 13 गेंद पर 9 रन बना करके एक बार आउट हुए, सीरीज में एक बार शार्दुल पर भी आउट हो चुके हैं। बाकी आकाशदीप ने इसी सीरीज में दोनों बार आउट किया है पिछले टेस्ट मैच में, दोनों इनिंग्स में, और काफी सस्ते में बेन डकेट को 24 गेंदें करी, 9 रन दिए, और 3 बार ओवरऑल आउट कर चुके हैं, 2 बार इस सीरीज में आउट कर चुके हैं पिछले टेस्ट मैच में। बाकी कुलदीप पर भी इनको दिक्कतें हुई हैं। तो आकाशदीप और कुलदीप ये 2 प्लेयर है, 2 दीप जो इनको परेशान करते रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इसमें से एक ही शायद मुझे खेलता दिखाई पड़ रहा है। बाकी जैक क्रॉली, इनके तो टेक्निकल इश्यूज ही हैं, चाहे वो बुमराह के खिलाफ हो, हालांकि सिराज को फिर भी कह सकते हैं बेहतर खेलें, लेकिन सिराज भी सीरीज में इनको 2 बार आउट कर चुके हैं। बाकी प्रसिद्ध कृष्णा हो, आकाशदीप हो और कुलदीप यादव हो, लगभग सभी के खिलाफ इनको दिक्कत रही है। बाकी जो रूट की बात करें, इनको एक्चुअल दिक्कत किसी के खिलाफ रही है तो कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि बुमराह के खिलाफ, उनके खिलाफ भी 30 का एवरेज है, उनकी गेंदों पर 584 रन बना करके, 584 गेंद पर 296 रन बना करके 10 बार आउट हो चुके हैं। लेकिन बाकी जो बॉलर्स इंडियन है ना, ज्यादा परेशान इनको नहीं कर पाए हैं। हालांकि आकाशदीप पर ये पिछले वाले टेस्ट मैच में आउट हुए थे, 67 गेंद पर 45 रन ओवरऑल इन्होंने बनाए हैं, लेकिन ओवरऑल किसी गेंदबाज पर बहुत ज्यादा दिक्कत रही है तो वो केवल बुमराह है जो इनको परेशान करते रहे हैं। बाकी ओली पोप के आंकड़े अगर आप देखें तो इनको भी जो दिक्कतें रही हैं वो प्रसिद्ध कृष्णा पर 2 बार आउट हो चुके हैं, 58 गेंद पर 43 रन बना करके, और साथ ही साथ आकाशदीप ने भी इनको 3 बार आउट कर रखा, पिछले टेस्ट मैच में 2 बार आउट किया दोनों इनिंग्स में ओली पोप को, और ओवरऑल 20 गेंद पर 15 रन देकर के 3 बार आउट हो चुका। तो जैसा मैंने आपको हैरी ब्रूक का
बताया था ना कि गेंद जरा से भी हिली या कोई प्रॉपर एक बेहतरीन बॉलर है सामने, तो उसके खिलाफ इनकी बिल्कुल भी बत्ती गोली हो जाती है, बेसिकली आप यही कह सकते हैं। तो यही लेकिन उसमें निश्चित तौर पर एक जो रूट ऑप्शन है और कुछ हद तक बेन डकेट है जो कि बेहतर दिखाई पड़ रहा है। बेन डकेट को भी आकाशदीप पर दिक्कत होती है। बाकी हैरी ब्रूक है, ये प्रसिद्ध कृष्णा को बेहतर खेले हैं। आकाशदीप पर दोनों बार आउट हुए पिछले टेस्ट मैच में, 53 गेंद पर 29 रन बना करके। शार्दुल भी एक बार आउट कर चुके हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, मतलब इनके खिलाफ जडेजा भी गेम में आते हैं। बाकी बेन स्टोक्स की बात करें तो ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर गेम में आते हैं, लेकिन जडेजा इनको 7 बार आउट कर भी चुके हैं। 147 रन देकर के, यानी कि 20-21 का एवरेज है। और इस सीरीज में अगर बात करें तो एक बार आउट कर चुके हैं जडेजा इनको। बुमराह पर 2 बार आउट हुए हैं, 2 बार सिराज पर आउट हुए हैं, 2 बार सुंदर पर पिछले वाले टेस्ट में भी आउट हुए थे ये। बाकी कुलदीप पर तो 3 बार आउट हुए, 1 बार शार्दुल ठाकुर पर, और जेमी स्मिथ जो कि बहुत अच्छा खेले हैं इस सीरीज में। बाकी आकाशदीप पर भी बेहतर खेले, प्रसिद्ध कृष्णा को भी अच्छा पीटा है। लेग स्पिन पर थोड़ी सी दिक्कतें इनको रही हैं, जो कि फिलहाल इंडियन टीम में ऐसा कोई प्लेयर है नहीं कि जो खेलता दिखाई पड़ रहा हो। लेकिन कुलदीप यादव हैं जरूर, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उनको मौका मिलेगा। तो ये तो इंग्लिश पूरी टीम थी, उनकी बैटर्स की कमजोरी, और उसके लिए कौन से बॉलर जिम्मेदार हो सकते हैं जो कि आपकी टीम में आएंगे इंडियन टीम की तरफ से, वो तो आपने समझ ही लिया। प्लेयर किसको पिक करना है वो भी आपको ने बता दिया। बाकी इंडियन टीम की भी पूरी की पूरी लाइनअप जो इस सीरीज के पहले रही है, उनका भी करियर अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और इस करियर को देखने के बाद इस सीरीज में क्या परफॉर्मेंस रही, अगर आप उसको देखने आए, और जिसमें आपको मैं बता भी चुका हूं एक बात ना, कि जो इंडियन टीम रही है एक्चुअली, इनको जो पहले टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा उसमें काफी बड़ा हाथ था फील्डिंग का। और वो तो मैं एक्चुअली कहूंगा फील्डिंग का है। अगर फील्डिंग शानदार रही होती, और अगर 7 कैचेस आप किसी टेस्ट मैच में छोड़ रहे हैं ना, ओवरऑल किसी भी एक पर्टिकुलर इनिंग में, तो आपको हारना ही हारना है। निश्चित तौर पर आपकी जीत तो बहुत मुश्किल होने वाली है, जो कि पिछले टेस्ट मैच में नहीं हुआ। पिछले टेस्ट मैच में फील्डिंग काफी सुधरी और उसके दम पर इंडियन टीम ने टेस्ट मैच भी जीत लिया। और परफॉर्मेंस जो ओवरऑल अभी तक रही उसको अगर आप देखने आए तो जायसवाल जो अभी तक कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ भी वही दिक्कत रही है अभी तक कि पहली इनिंग की बैटिंग तो इनको दोनों टेस्ट मैचेस में काफी अच्छी रही है, लेकिन कंडीशंस ये भी देखना जरूरी है कि वहां पर बहुत मुश्किल थी। और पहली इनिंग की बैटिंग जहां पर गेंद मूव करती है वहां पर इन्होंने काफी हद तक बढ़िया टैकल करा है। हालांकि जब थोड़ी सी इजी कंडीशंस इनके सामने आई है ना, तो भी आउट हो गए हैं। इनका उल्टा है हैरी ब्रूक्स से अगर कंपेयर करें या बाकी इंग्लिश खिलाड़ियों से, तो इनका मामला उल्टा है। कंडीशन मुश्किल होती है तो ज्यादा बेहतर करते हैं। और अभी तक मैं इसी बेसिस पर कहूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट सिलेक्शन इनका होगा। बाकी केएल राहुल दोनों टेस्ट मैचेस में 55, 42 और 137 की 3 बढ़िया पारी खेल चुके, केवल एक बार फ्लॉप हुए हैं। बाकी करुण नायर अगर बात करें तो इनको तो किस्मत ही खराब चल रहा है फिलहाल। आप देख ही सकते हैं कि कैसी पारियां लगातार अच्छा स्टार्ट ले रहे हैं, अच्छी चौके लगा रहे हैं, लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। शुभमन गिल का तो कहना ही क्या है, फिलहाल 580 से ज्यादा रन बना चुके हैं 2 टेस्ट मैचेस में ही, जहां पर 269 की पारी, 161 की पारी, 147 की पारी, 8 की पारी। इनके बारे में तो कोई डाउट वैसे भी नहीं है। ऋषभ पंत को लेकर के टेस्ट क्रिकेट में तो आपको कोई क्वेश्चन ही नहीं करना है। पारियां चाहे जैसी आई हो, चाहे जितनी भी रन की आई हो। और उसके साथ साथ यहाँ पर आते हैं नीतीश रेड्डी, जो कि टोटल फ्लॉप साबित हुए पिछले वाले टेस्ट मैच में। जडेजा जिन्होंने दोनों इनिंग्स में हाफ सेंचुरी लगाई, बॉलिंग अच्छी करी, हालांकि विकेट केवल एक मिला। पिछले टेस्ट मैच में थोड़ा सा एक लक इश्यू भी रहा है इनके साथ एज ए बॉलर। सुंदर जिन्होंने निश्चित तौर पर एक 42 रन की अच्छी पारी खेली, एक 12 रन की अच्छी पारी खेली पिछले टेस्ट मैच में, एक विकेट भी लिया, बहुत ही महत्वपूर्ण वो था बेन स्टोक्स का। तो निश्चित तौर पर यूटिलिटी तो इनकी भी काफी शानदार बनती है। बाकी आकाशदीप ने कमाल की बॉलिंग करी ही, 10 विकेट लेकर के गए पिछले टेस्ट मैच में। बुमराह इनको लेकर के कोई डाउट है नहीं। सिराज ने पिछले टेस्ट मैच में जबरदस्त बॉलिंग करी है, 7 विकेट लेकर के दोनों इनिंग्स में मिला करके। पहली इनिंग जो कि उस टेस्ट मैच की सेकेंड इनिंग थी, वहां पर भी ये 6 विकेट लेकर के गए मुश्किल हालात में, जहां पर बहुत ज्यादा बॉलर्स के लिए हेल्प नहीं थी। बाकी प्रसिद्ध कृष्णा पिछले टेस्ट में जब बॉलिंग बड़ी अच्छी करी है, खास करके सेकेंड इनिंग के अंदर, पहली इनिंग में और साथ ही साथ पहले वाले टेस्ट मैच के दोनों इनिंग में तो बहुत महंगे साबित हुए थे। हालांकि पहले टेस्ट मैच फिर भी विकेट निकालने में कामयाब हुए थे। पिछले टेस्ट मैच में थोड़ी सी बॉलिंग में इनसे कम कराई गई थी। तो ओवरऑल पूरा का पूरा लाइनअप अगर आप इंडियन टीम का देखेंगे ना, तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो आपकी टीम में आ सकते हैं। 7 से 8 प्लेयर हैं जो कि निश्चित तौर पर अपने आंकड़ों के दम पर आपकी टीम में आने का दम रखते हैं। जैसी परफॉर्मेंस इन्होंने दी है वो तो आपने देखा ही। बाकी हेड टू हेड और वेन्यू, और उसमें सबसे जो बेहतर काम करने वाला आंकड़ा है वो है वेन्यू का। अगर आप देखें लॉर्ड्स के इस मैदान पर कैसी परफॉर्मेंस रही, बाकी इंग्लैंड के खिलाफ तो देखेंगे तो जायसवाल का बैटिंग एवरेज 77 का है, और उसके साथ साथ केएल राहुल का 43 का एवरेज है। हालांकि करुण नायर ने एक 13 शतक लगा रखा है, लेकिन उसके अलावा बाकी टेस्ट मैच के किसी भी इनिंग में बहुत बेहतर पारी नहीं खेल पाए इंग्लैंड के खिलाफ। बाकी गिल के आंकड़े तो आप बेहतरीन हो ही चुके हैं, 58 का एवरेज, और इस सीरीज में तो कमाल ही किया है। ऋषभ पंत का भी बैटिंग एवरेज
एवरेज 47 है। बाकी 22 में जब 72 विकेटें हैं अगर आप देखें इंग्लैंड के खिलाफ। ओवरऑल ज्यादातर इंडिया में विकेटें हैं जब ये खेलते हैं एज अ बॉलर, लेकिन रन्स भी अच्छे खासे हैं। 37 के एवरेज से 1225 रन। बाकी वाशिंगटन सुंदर के 4 मैच 235 रन है। 96 नाबाद का हाईएस्ट स्कोर है, 3 विकेटें हैं। आकाशदीप को 2 मैच में 13 विकेटें हो चुकी है, उसमें से पिछले टेस्ट मैच में ही 10 विकेटें थी। बुमराह के आंकड़े तो कमाल के हैं ही, और इवन सिराज की भी देखें तो 13 मैच में 36 विकेटें हैं। प्रसिद्ध कृष्णा के 2 मैच में 6 विकेट हो चुके हैं। शार्दुल भी एज अ बैटर कामयाब रहे हैं, एज अ बॉलर भी 4 मैच में 10 विकेटें ले चुके हैं। हालांकि मुझे लगता नहीं कि इनको मौका मिलेगा, लेकिन इस मैदान पर, लॉर्ड्स के इस मैदान पर पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो जायसवाल तो नहीं खेले, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो केएल राहुल ऑलरेडी 2 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, 152 रन बना चुके हैं। एक अच्छी पारी आई है 129 रन की, बाकी इनिंग्स में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं। लेकिन इसी मैदान पर देखें तो ऋषभ पंत भी एक मैच की 2 इनिंग में केवल 59 रन ही बना पाए हैं। और इसी मैदान के ऊपर जडेजा 2 मैचेस में 124 रन बना चुके हैं, 68 का हाईएस्ट स्कोर है, 3 विकेटें हैं। और इसी मैदान पर बुमराह भी एक 34 नाबाद की पारी, जो आपको अगर याद हो वो टेस्ट सीरीज जहां पर लॉर्ड्स के ही मैदान पर 60 ओवर बचे थे 4th इनिंग में, जहां पर विराट कोहली का वो फेमस कोट है जब वो हडल में आए थे और कहे थे कि इनको नर्क का सामना कराओ अपनी बॉलिंग से अगले 60 ओवर में, और वो हुआ। और उसी मैच में 34 रन की बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली थी। 3rd इनिंग जो था उस टेस्ट मैच का इंडिया का 2nd इनिंग था, जहां पर लग रहा था एक बार कि इंडियन टीम 7 टेस्ट मैच हार जाए, लेकिन इन्होंने 34 नाबाद की पारी खेली। मोहम्मद शमी उस टेस्ट मैच में तो उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई और वो लीड वहां तक लेकर के गए 260 प्लस की, जहां पर बाद में जब 60 ओवर की बॉलिंग करने इंडियन टीम आई तो कमाल की बॉलिंग करी इन्होंने। सिराज ने कमाल की बॉलिंग इस टेस्ट मैच में कर रखी है, एक मैच में 8 विकेट उसी टेस्ट मैच में लिया था, उसी टेस्ट मैच में 3 विकेट लिया था जसप्रीत बुमराह ने, और इंडिया टीम ने उस टेस्ट मैच को जीता। तो कमाल की परफॉर्मेंस कर चुके हैं ऑलरेडी इस मैदान पर। और अगर हम बात करें ना तो इंग्लैंड के अंदर सबसे बेहतरीन कौन मैदान है रिकॉर्ड वाइज इंडिया के लिए, तो वो लॉर्ड्स का ही मैदान है, और जो स्लोप है उसका फायदा जरूर इंडियन बॉलर्स उठा सकते हैं। तो आंकड़ों के हिसाब से भी आपने देखो समझ लिया कि कौन से प्लेयर बेस्ट रहेंगे। बाकी जो बेंच के ऑप्शंस हैं बाकी सारे, चाहे वो ध्रुव जुरेल हो, चाहे अर्शदीप सिंह हो, कुलदीप हो, हर्षित राणा हो। हर्षित राणा तो फिलहाल है नहीं, लेकिन उनके भी आंकड़े आप जरूर देख करके रखिए। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट जो एक और चीज है और वो है प्लेयर बैटल, जिसमें आप देखेंगे कि यशस्वी जायसवाल चूंकि अब आ चुके हैं, चाहे गस एटकिंसन हो चाहे वो जोफ्रा आर्चर हो, तो उनके खिलाफ भी आंकड़े देखने होंगे। हालांकि आर्चर को कभी टेस्ट मैच में इन्होंने फेस नहीं किया है, राजस्थान रॉयल्स में एक ही टीम के लिए दोनों खेलते हैं, तो निश्चित तौर पर इनको पता तो होगा कैसे टैकल करना है। जो रूट को बेहतरीन खेले हैं, बशीर को बेहतरीन खेल गए हैं, ब्रायडन कार्स को भी अच्छा फेस किया है इन्होंने, अच्छा स्ट्राइक रेट भी है, 84 गेंद पर 70 रन। हालांकि एक बार आउट हुए सीरीज में उनकी गेंद पर। बेन स्टोक्स इनको 2 बार आउट किया सीरीज में, और उनके खिलाफ इनको दिक्कतें रही हैं। 33 गेंद पर 20 रन देकर के 2 बार। बाकी जोशुआ टंकर भी अच्छा खेले हैं। और बाकी केएल राहुल की बात करें तो इनको किसी की दिक्कत रही तो ब्रायडन कार्स पर थोड़ी सी दिक्कत इनको फेस हुई है। 129 गेंद पर 59 रन बना करके 2 बार, और दोनों बार इसी सीरीज में आउट हुए हैं। बाकी बॉलर्स को इन्होंने अच्छा खासा फेस किया है। तो बेन स्टोक्स ने यशस्वी जायसवाल को परेशान किया है, ब्रायडन कार्स ने केएल राहुल को। हालांकि देखना पड़ेगा ब्रायडन कार्स खेलते भी हैं या नहीं। शुभमन गिल के आंकड़े अगर आप देखें तो चाहे शोएब बशीर के खिलाफ हो, चाहे ब्रायडन कार्स के खिलाफ हो, चाहे जोशुआ टंग के खिलाफ हो, 4 बार आउट हो चुके हैं बशीर पर, लेकिन 288 रन बनाए भी हैं। और इस सीरीज में भी 2 बार बशीर ने ही इनको आउट कर रखा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप आंकड़े देखेंगे तो कमाल के हैं। किसी के खिलाफ आंकड़े इनके थोड़े से पुअर हैं तो वह जोफ्रा आर्चर पर 28 गेंद पर 18 रन बना करके 2 बार आउट हो चुके हैं। और आर्चर इनको टेस्ट क्रिकेट में भी बाकी फॉर्मेट्स में भी आउट करते रहे हैं, आईपीएल में भी आपने देखा होगा। तो निश्चित तौर पर वो एक इनके खिलाफ थ्रेट होगा। बाकी करुण नायर, इनको दिक्कत रही है क्रिस वोक्स पर 20 रन बना करके 1 बार, ब्रायडन कार्स पर 2 बार 30 रन बना करके, बेन स्टोक्स पर 1 बार 35 रन बना करके। और यही तीनों बॉलर इनको परेशान किए हैं पूरे सीरीज के दौरान। चारों बार जो भी आउट हुए हैं इन्हीं तीनों बॉलर पर आउट हुए हैं। और इसके बाद अगर आप देखें जो बाकी बैटर्स हैं इंडियन, चाहे वो ऋषभ पंत हो, जिनके आंकड़े ओवरऑल लगभग हर एक बॉलर के खिलाफ शानदार है, किसी के खिलाफ कुछ खास परेशान नहीं हुए हैं। लेकिन इस सीरीज में इंटरेस्टिंगली शोएब बशीर पर 3 बार आउट हुए हैं, जो ओवरऑल करियर में अपने तीनों बार इसी सीरीज में आउट हुए हैं, और 1 बार जोशुआ टंग पर। बाकी बॉलर्स को तो उन्होंने अच्छा खासा फेस किया है। बाकी नीतीश रेड्डी, क्रिस वोक्स पर 1 बार, 1 बार जो रूट पर पिछले टेस्ट मैच में दोनों बार बिना खाता खोले इनकी गेंदों पर आउट हो चुके हैं। बाकी साई सुदर्शन ओवरऑल बिना खाता खोले नहीं कर रहा हूं, इन दोनों बॉलर्स की गेंदों जितनी गेंदें इन्होंने खेली हैं उनके ऊपर बिना खाता खोले 1 बार आउट हो चुके हैं। साई सुदर्शन बेन स्टोक्स पर दोनों बार आउट हुए थे पहला टेस्ट मैच जब खेले थे। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है जडेजा, इनके भी आंकड़े आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ओवरऑल काफी हद तक फेवरेट तो इंडियन टीम दिखाई पड़ रही है, लेकिन इंग्लिश टीम भी कोई खास कमजोर है नहीं। और अगर आप कप्तान उस कप्तान बनाने जाएंगे ना, तो जो चूंकि इंडियन टीम फेवरेट है और जैसी परफॉर्मेंस उसमें शुभमन गिल और जायसवाल ही तो सबसे कॉमन ऑप्शन है जो कि कप्तान है, कप्तान होंगे। लेकिन बेन स्टोक्स है, ऋषभ पंत है, जो रूट भी हैं जो कि ऑप्शनल तौर पर आपकी टीम में बन सकते हैं कप्तान है, कप्तान। इवन मैं तो जायसवाल से बेहतर ऑप्शन मानूंगा ऋषभ पंत को, चूंकि नीचे बैटिंग करने आते हैं, वहां पर कंडीशन ज्यादा सेफ होती है बनाने के लिए। तो और इवन जो रूट भी, तो इनको भी आप बना सकते हैं। बाकी फाइनल टीम क्या बनेगी आज के इस मैच के स्मॉल
स्मॉल लीग की, वो तो आपको मैं काफ़ी हद तक बता चुका हूँ कि कौन-कौन से प्लेयर आने चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल उस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, चूँकि ये देखना ज़रूरी है कि किस टीम की किस इनिंग की बैटिंग या बॉलिंग होगी, उसी की बेसिस पर हमारी फाइनल टीम बन पाएगी। बाकी साथ ही साथ पिच रिपोर्ट भी देखना पड़ेगा, जो कि आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूँगा टॉस के बाद, जिसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन कमेंट है वहाँ पर दे रखा है। तो पहले तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक की मदद से। वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए। जो पिच के बारे में चीज़ें आपको मैंने इस मैदान के बारे में बताई वो आपको कहीं पर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, और उसकी बेसिस पर बॉलर कितने लेने हैं, बैटर कितने लेने हैं, वो भी आपको मैंने काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया। तो अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया ना, तो ग्रैंड लीग की स्मॉल लीग की टीम आपकी वैसे भी बन जाएगी। बाकी आपको अपने टेलीग्राम पर तो मैं टीमें दूँगा ही। तो फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे खत्म। वीडियो पूरा देखिएगा। चलते हैं फिलहाल। नमस्कार।